हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री में ट्रायंगल के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ज्योमेट्री ट्रायंगल के जो पार्ट 1 है, यानी कि स्टार्टिंग के करीब करीब 30 टू 40 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स का जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा, जहां पर हमने ज्योमेट्री का पार्ट 1 कवर किया है। और ज्योमेट्री के पार्ट 1 में ही आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रायंगल के जो रेस्ट क्वेश्चन बचे थे वो हम इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। बाकी इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा दोस्तों, पार्ट 3 से हम कवर करेंगे, पार्ट 3 से हम सर्कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो सर्कल के क्वेश्चन हम पार्ट 3 में देखेंगे। और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के क्वेश्चन आपने पार्ट 1 एंड 2 में आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो एनके मैथ्स है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ क्लास की अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका नाम एनके मैथ्स है। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं एनके मैथ्स। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपको पता है कि सीजीएल मेंस का एग्जाम काफी करीब है, तो काफी करीब क्या है ही, अब तो आप देख के जाएं ये वीडियो, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो पहला सवाल आपके सामने आज की वीडियो का है। In a triangle PQR, S is a point on the side QR such that P is perpendicular to QR, then which of the following questions is true? Options is true, sorry। तो पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल की बात कही गई है। तो ये वो ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि पहले तो ये हो गया PQR। ठीक है, QR पे एक पॉइंट है, लेट से S। तो हमें अब इसे मिलाना होगा किससे? P से। तो P से मैंने S को मिला दिया। अब क्या कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि PQ परपेंडिकुलर है, सॉरी PS परपेंडिकुलर है QR पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से बता दो कौन सा सही है। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये स्क्वायर है, आप इसको टू मत समझना, ये सारे ही स्क्वायर है और ये हर एक ऑप्शन में ऐसा ही है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इसकी बात कही गई है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ नंबर अपने से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके लिए। आप चाहो तो नंबर एज्यूम करो या डायरेक्ट भी इस पे सॉल्व कर सकते हो। पहली बात PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, अब ये चूंकि इस पर परपेंडिकुलर है, इसमें ये नहीं बोला गया है कि ये बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है, यानी ये दोनों बराबर है या नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं बोली गई है। तो पहले देखो, इसमें PQ यानी कि ये वाली लाइन, फिर PR यानी कि ये वाली लाइन, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर है? QS यानी इसका स्क्वायर, और फिर SR यानी इसका स्क्वायर। क्या इनका सम बराबर हो सकता है? देखो, अगर आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करोगे तो बोलोगे नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर PQ स्क्वायर निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो आप बोलोगे PS का स्क्वायर और QS का स्क्वायर, PS का स्क्वायर और प्लस QS का स्क्वायर, यही होगा। ऐसे ही अगर आप PR का स्क्वायर लिखने जा रहे हो, PR का स्क्वायर ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी PS का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा SR का स्क्वायर, यही आएगा ना। अब देखो, यहाँ पर अगर आप दोनों को जोड़ते हो, जैसे PQ का स्क्वायर और प्लस PR का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ PS का स्क्वायर आ गया, और प्लस आप देखो QS और SR, QS का स्क्वायर और प्लस SR का आ रहा है, जो कि आपसे पूछा गया था पहले ऑप्शन में, और ये बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए तो हो गया गलत। हालांकि अब देखिए, जैसे दूसरा ऑप्शन है, इसमें आपको PR का स्क्वायर और प्लस QS का स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, चूंकि PS दोनों में ही कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, PS की वैल्यू निकालते हैं। जैसे PS स्क्वायर निकालोगे, PS का स्क्वायर पहले इक्वेशन से, तो ये क्या आएगा? आप बोलोगे PQ स्क्वायर और माइनस का QS स्क्वायर, यही आएगा ना QS। और यही वैल्यू अगर PS का स्क्वायर, यही वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, तो ये PR का स्क्वायर और माइनस SR का स्क्वायर आएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं PR स्क्वायर माइनस SR स्क्वायर।
अब एस आर को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, और राइट साइड में क्या था आपके पास पी आर स्क्वायर, और ये क्यू एस इधर जाएगा तो प्लस क्यू एस का स्क्वायर। अब वो देख लो कि ऐसा हमसे यही पूछ रहा है, यहाँ पर ये दिया गया था पी आर का स्क्वायर और प्लस क्यू एस का स्क्वायर किसके बराबर, पी क्यू स्क्वायर और प्लस एस आर के स्क्वायर। तो ये फिट बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हालांकि इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम ज्यादा जल्दी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन होगा कि आप वहां पर दो तीन ऑप्शन अगर सही निकलने लगे तो फिर मुश्किल होगा। अगला सवाल देखें दोस्त, यहां पर बोल रहे हैं द पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर सच दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90, एस आर क्यू इक्वल टू 90, पी क्यू और एस आर बराबर है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखो जैसे मान लो एक लाइन है जिसका नाम है क्यू आर, ठीक है, तो ये मान लो मैंने लाइन मान लिया कि ये लाइन वो है क्यू आर, जिसके एक ही साइड में यानी कि ऊपर या फिर नीचे P और S दो पॉइंट हैं, तो ये पहला पॉइंट P, ये दूसरा पॉइंट S है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इस तरीके से कि पी क्यू आर 90 डिग्री बनता है, पी क्यू आर यानी ये 90 डिग्री, और एस आर क्यू यानी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये साइड पी क्यू और एस आर भी बराबर है, यानी पी क्यू और एस आर भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब आपसे इनमें से सही पूछ रहा है कि इनमें से सही क्या है। ध्यान रखिए कि सभी जगह कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर साइन है कि सभी जगह कॉन्ग्रुएंस, दो साइड, दो आपको ट्रायंगल दिया गया है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हर एक जगह फॉर्मूला भी लिखा गया है यहाँ पर कि आर एच एस द्वारा, यानी कि राइट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड में बोल रहा हूं, आर एच एस यानी एच यहाँ पर क्या है आपका हाइपोटेनस है, एस एक साइड है और आर राइट एंगल है, यानी राइट एंगल ये वाला, दोनों में सेम है, यहां तक तो सही है, ठीक है। तो देखो पी क्यू आर, इसमें क्यू पर राइट एंगल है, ठीक है, और एस आर क्यू, एस आर क्यू यहाँ आर पे राइट एंगल है, ये भी ठीक है, और हाइपोटेनस सेम है। देखो हाइपोटेनस के बारे में हमें ज्ञात ही नहीं है, ठीक है, पी आर और एस क्यू के बारे में हमें अभी नहीं पता है कि ये बराबर है कि नहीं, तो इसको हम नहीं बराबर मानेंगे। पर एक साइड ये बोल रहा है, कौन सा साइड भाई, क्यू आर और आर क्यू, तो क्यू आर और आर क्यू तो पता है, लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर राइट हैंड में बोल रहा हूँ, हाइपोटेनस का पता नहीं है कि वो बराबर है कि नहीं, इसलिए मैं इसको गलत मान रहा हूँ। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया है, एस ए एस, यानी कि दो साइड बराबर, कौन सा साइड, पी क्यू एस क्यू के बराबर और क्यू आर आपका क्यू आर के बराबर। तो पी क्यू एस क्यू के बराबर, देखो पी क्यू और एस क्यू, ये तो गलत हो गया, पी क्यू एस क्यू बराबर ही नहीं है। अगले में आ जाओ, पी क्यू यहां पर साइड एंगल साइड है, यानी कि दो साइड बराबर होना चाहिए और उसके बीच का एंगल, साइड कौन सा, पी क्यू और यहां पर एस आर, देखो पी क्यू और एस आर बराबर हो गया। फिर क्या कह रहा है, आर क्यू और क्यू आर, तो आर क्यू कहो या फिर क्यू आर कहो, यहां पर ये तो दोनों बराबर है, और उनके बीच का एंगल, तो इसके बीच का एंगल यहाँ पे 90 है, और यहाँ भी इनके बीच का एंगल 90 है, यानी कि एंगल भी बराबर हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सही बैठ रहा है। अगले सवाल की बात करें, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें जो लेंथ है बीसी साइड का वो दो है, टू लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड ए बी, यानी कि ए बी के डबल से दो कम है बीसी की वैल्यू, द लेंथ ऑफ साइड ए सी एक्सीड्स द लेंथ ऑफ साइड ए बी बाई 10, यानी कि ए सी की वैल्यू जो लेंथ की है वो ए बी से 10 ज्यादा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 40, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट। ये बहुत आसान हो गया, जैसे मैं एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, ट्रायंगल का जो नाम रख लेते हैं वो इसमें एबीसी बोला है तो मैंने एबीसी ही रख लिया। अब इसमें कह रहा है कि बीसी से ये कह रहा है कि एबीसी में जो लेंथ है बीसी का वो दो कम है किसके डबल से, एबी के, यानी कि एबी अगर एक्स है तो बीसी की वैल्यू एबी के डबल से यानी 2x से दो कम है, यही कह रहा है। द लेंथ ऑफ द साइड एसी, यानी कि एसी जो है वो एबी से 10 ज्यादा है, तो एबी की वैल्यू एक्स है तो ये एक्स से 10 ज्यादा हो गया, और पेरीमीटर 40 दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स, यानी कि भुजाओं का योगफल, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो, परिमाप वही होता है, इनको 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 तीनों को अगर जोड़ोगे, एक्स को और 2x माइनस 2 को और इसको, तो x और 2 3 और 1 4x हो गया, ये 4 टाइम ऑफ x, और यहाँ पर 10 में से 2 गया तो प्लस का 8, इसकी वैल्यू 40, तो 4x की वैल्यू 32, तो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 आ गई, और सबसे छोटी भुजा
तो x ही है और उसकी वैल्यू 8 ही है, तो यहाँ पर 8 ही, क्योंकि ये उसके डबल से 2 कम है तो ये भी उससे बड़ा होगा, और इसमें 10 जोड़ना है तो ये भी उससे बड़ा होगा। सबसे छोटा x यानी ए बी है, उसकी वैल्यू 8 हो गया, 61 का ऑप्शन ए। 62 की बात करें, एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है, पी क्यू आर क्रमशः इसके मध्य बिंदु है। त्रिभुज की एबीसी की भुजा की लंबाई इतना है, तो पहले मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर मैंने ये एक समबाहु त्रिभुज बनाया। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए बी बी सी और सी ए इनके मध्य बिंदु की बात की गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले तो लिख देता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तीनों का मिड पॉइंट दिया गया है। ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है आपका आर। इनको भी मिलाने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं पहले ही मिला लेता हूं। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल दिया है और पीक्यूआर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मिला ही देता हूं इसको। ठीक है, जैसे इसको मैंने इससे मिला दिया, फिर इसको, सॉरी, यहां से मैंने इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। अब जरा ध्यान से आप समझिए, अब क्या कह रहा है ये। अच्छा, एक चीज पता रहना चाहिए आपको कि अगर ये तीनों ही मिड पॉइंट्स हैं, तो ऐसे में ये लाइन इसके बराबर हो गया, ये लाइन इसके बराबर हो गया और ये लाइन इसके बराबर हो गया, और फिर ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे में होगा क्या कि ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार एक समान त्रिभुज मिलेंगे, और इन चारों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ेंगे तो जो बड़ा त्रिभुज है एबीसी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर चारों ये एक समान है, तो चारों के क्षेत्रफल को मैं मान लेता हूं कि चलो, ये अगर x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो टोटल एरिया कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे कि टोटल एरिया हो गया 4x। सभी को मैंने जोड़ लिया। लेकिन क्वेश्चन में टोटल एरिया कैसे निकालेंगे हम, पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना हो तो मैं बोलूंगा √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121, साइड 11 है। और पी क्यू आर का हमसे पूछा जा रहा है, पी क्यू आर यानी एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब अगर ये 4x की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यहां पर, यानी कि √3/4 चौके 16 और गुणा में 121, तो 121 √3/16। ये कहां पे है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इन द फॉलोइंग सेट्स विच सेट रिप्रेजेंट्स द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों जो एंगल दिया गया है वो एक ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा दोस्त, आपको समझना होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये चीज पता होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें चेक करना होगा पहली बात कि 180 हो रहा है कहाँ पे, उसके बाद हम दूसरा कोई यहाँ पे जो इसका प्रॉपर्टी होता है उसको चेक करेंगे। पहला देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, 8 और 5 13 और 9, यानी कि ये ज्यादा हो गया, ये तो 220 बन रहा है, तो ये गया आपके पास, गलत हो गया। ठीक है, दूसरे में देखो तो ये हो गया 5 और 3 8 9 17, ये 170 हो गया, यानी ये कम ही आ रहा है। ये 6 3 9 9 18, यानी कि ये 180 हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी हो जा रहा है आपका 110 50 और 30 190, ये बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। अगला सवाल क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है आपके पास दिया गया है, और सी एम ए बी पर लंब है। ए बी 18 है, बी एम इतना है, तो सी एम कितना है, सी एम साहब के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो चूंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात की गई है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका नाम जो है वो हमेशा की तरह एबीसी है और सी पे 90 डिग्री है। तो मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेता हूं। सी को हमने बना लिया 90 डिग्री। अब ये कह रहा है कि सी एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी सी से एम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहां से, सी से एम, और ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया किस पर, ए बी पर। अब ये कह रहा है कि ए बी 18 है, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है, 18 है, सही है। बी एम कितना है, 6, यानी कि ये वैल्यू केवल 6 है। तो सी एम की लंबाई कितनी होगी, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी। अब देखो हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले तो अब एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, जैसे कि ये पूरी वैल्यू अगर 18 है और ये 6 हो गया बी से एम तक, तो एम से ए तक कितना होगा, 18 में से 6 को माइनस कर दो, ये 12 होगा। सही बात है। अब देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अगर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है या लाइन ड्रॉ किया गया है,
तो सी एम का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, एम से ए तक और इंटू में एम से बी तक, यानी कि आप बोलोगे एम ए इंटू का एम बी। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बोलूंगा सी एम का स्क्वायर, एम ए कितना है, तो आप बोलोगे 12 और ये 6 है, तो 12 छक्के 72 हो गया। तो मैं इसको बोलूंगा कि अब सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 72, जिसको आप बोल सकते हो 36 का डबल, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर रूट है, तो 6 रूट 2, जो कि ऑप्शन डी में है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कौन सा, इनके मैथ्स वाला ही, ठीक है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्त, तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट कर दें। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 है तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी इकाई होगी। यानी कि एक ट्रायंगल है, पेरीमीटर 52 यूनिट दे रखा है। देखो अगर 52 यूनिट दे रखा है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि तीनों ही साइड को, यानी कि अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यही पेरीमीटर होता है और इसकी वैल्यू 52 आनी चाहिए। अब यहां पर ये कह रहा है कि सभी भुजाओं की लंबाई कितने से कम होगी, 24 से कम। देखो 24 से कम का मतलब कि हम सभी को एटलीस्ट 23 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर 23 सबको मानोगे तो 23 यहाँ कितना हो जाएगा, 69, जबकि यहाँ पर 52 ही चाहिए। अगर सबको मैं 23 23 23 मानता हूं, या एक को अगर सबकी लंबाई अलग अलग भी है तो मैं 23 22 और 21 भी मान लेता हूं, तो भी ये ज्यादा आ जाएगा, 60 प्लस जा रहा है, जो कि सही नहीं होगा। क्योंकि हमें जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है कितना, 52 ही दिया गया है कि ओवरऑल जो सम आएगा वो 52 आ सकता है। बात समझे आप। तो अगर 24 ही बड़ा हो गया तो 26 भी बड़ा होगा, 24 से छोटा हमें चेक करना होगा, 26 को चेक करने का फायदा नहीं। अगर 20 की बात करो तो हम 19 मान सकते हैं, और अगर सबको 19 19 भी माने, लेकिन चूंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज नहीं दिया गया है। अच्छा अगर मैं 17 की ही बात, इसकी बात कर लेता हूं, मान लो 18, तो 18 से छोटा क्या होगा, अगर मैं सबको 17 17 मैक्सिमम मानूं तो ये 51 तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन हमें तो 52 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चूंकि 3 ऑप्शन गलत हो गया तो सी आपका सही उत्तर बच जाता है, और सी यहाँ पर सही होगा। अब अगर चेक करना हो, मैं ये मान लूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, यानी कि सभी लंबाई त्रिभुज की जो साइड से हैं वो अलग अलग हैं, तो मैं एक को 19 मानूंगा, एक को 18, एक को 17 ऐसे मान सकता हूं और चेक कर सकता हूं, लेकिन इसकी तत्काल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस ये पता करना था कि कौन इसमें पॉसिबल है, और पॉसिबल सी बन रहा है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। यदि डी एल ए बी पर परपेंडिकुलर है, डी एम ए सी पर लंब इस प्रकार है कि डी एल बराबर डीएम है, तो त्रिभुज किस टाइप का होगा। तो पहले मैं ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेता हूं एक, ठीक है। ट्रायंगल हो गया आपके पास ये, जिसका नाम जो है हमेशा की तरह एबीसी है, और इसमें ये बोला गया है कि डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीसी का मिड पॉइंट हमने बना लिया डी, और डी एल परपेंडिकुलर है, डी एल परपेंडिकुलर टू ए बी। डी एल अब ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं डी से यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी डी को हमें और इधर बनाना चाहिए था, ठीक है, यहां से लगे कि परपेंडिकुलर है। चलो ये हो गया आपका डी, ये मिड पॉइंट भी है तो ये बराबर हो गया दोनों, और डी से एल ये परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बात फिक्स हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी एंड डी एम, अच्छा ए बी पर परपेंडिकुलर था एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी पर भी एक परपेंडिकुलर है डी एम, तो यहां से मैंने एक ड्रॉ कर लिया। तब तो पहला ही ठीक था जिसमें मिड पॉइंट जैसा दिख रहा था, हमने बेकार ही ये काम कर दिया। चलो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर दिया हमने, और इसको खींच के हम लगभग बीच में ले आते हैं, और यहां से भी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो कि ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और ये आपका डी एल है और ये डी एम हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि डी एल और डी एम भी बराबर है डी एल और
डीएम भी बराबर है, यानी कि ये वाली लाइन इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है, डीएमएससी पर परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया। तो त्रिभुज कौन सा होगा? ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए आप। मैं पहले त्रिभुज बी एल डी और त्रिभुज डी एम और सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल की और इस ट्रेंगल की। दोनों में समानता क्या है, आप देखोगे कि एक साइड यहाँ पे बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो साइड सेम है। ठीक है, अच्छा, दो अगर साइड सेम हो गया यहाँ पर, अब इस एंगल की अगर हम बात करें, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अब चूंकि ये मिड पॉइंट है, आप देखोगे कि यहां से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैं चलो ये ड्रॉ ही कर देता हूं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं दूसरा तरीका आपको समझाता हूं। पहले दो साइड सेम तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब एक तो कि ये साइड और एक ये साइड, दो साइड सेम दिख रहा है आपको। दो साइड, एक मिनट, दो साइड के अलावा क्या हो गया आपका, एक यहाँ पे एंगल भी सेम है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, देखो कि ये वाली जो साइड है, ये साइड तो ऑलरेडी सेम है ही, ये साइड सेम, दो साइड और एक एंगल सेम हो गया तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये साइड जो है, ये वाली, मैं ऐसे बोल देता हूं, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये साइड सेम हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, आप चाहो तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो अब आप इस ट्रेंगल में देखो, यानी कि ट्रेंगल ए एल और डी और ट्रेंगल ए डी और सॉरी ए डी और एम, इसमें आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि देखो एक साइड तो पहले से ही सेम है। कौन सा साइड? ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड तो पहले से ही सेम है। यानी कि आप बोलोगे कि इसमें क्या था कि डी एल और एम डी ये तो पहले से साइड सेम थे, और ये वाला साइड ऑलरेडी कॉमन ही है और एक एंगल सेम हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, यानी ये y है तो ये भी y है। अब ये टोटल x प्लस वाई, ये टोटल x प्लस वाई, इसका मतलब कि AB जो है वो AC के बराबर है। और अगर दो साइड बराबर होता है तो हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु, यानी आइसोसेलेस। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो इसको ऑप्शन के थ्रू इन दोनों तीनों ऑप्शन को गायब भी कर सकते हो, जो कि उतना मुश्किल नहीं होगा। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई कितना है? एक मिनट, 6, 12 और x है, तो x के लिए क्या वैल्यू हो सकते हैं? देखो सबसे पहले किसी भी ट्रेंगल में अगर तीनों साइड मान लो ए बी सी दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो साइड के सम से तो तीसरा साइड छोटा होता है। यानी अगर c की बात करोगे तो c a और b के योगफल से तो छोटा होगा, लेकिन उनके अंतर से बड़ा होगा a b के, ये हमेशा याद रखिए। तो x की ही बात अगर मैं करूं तो 12 और 6 यानी कि 18, इनके सम से तो ये छोटा होगा, लेकिन बड़ा होगा। 12 में से 6 गया तो 6 से। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पर? आप बोलोगे 6 के बाद 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, 11। ऐसे गिनने से अच्छा क्या है कि हम माइनस कर लें। देखो इधर 18 नहीं लेना है, यानी कि 18 में से आप माइनस कर दो, हमें 6 को भी नहीं लेना है। तो 18 में से हम, ध्यान रखिए, 18 में से हम 6 नहीं माइनस करेंगे, यहाँ 17 में से 6 माइनस करेंगे। 17 में से 6 माइनस करोगे तो 11 होगा। तो 11 यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू है आपके पास। आप चाहो तो लिख के गिन सकते हो, 6 और 18 के बीच में जो भी आए। अगला सवाल क्या है यहाँ पर बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा एक मिनट। यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों कि P, Q and R are the three angles of a triangle if P minus Q 20 and Q minus R इक्वल टू 26 डिग्री, देन P इज इक्वल टू। अब ये अगर मान लो P Q R एक ट्रेंगल के एंगल्स हैं, सबसे पहले तो आपको P माइनस Q दे रखा है, दैट इज 20, एंड Q माइनस R दैट इज 26। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो कितना मिलेगा? देखो ऐड करते ही ये तो कैंसिल आउट होगा, P माइनस R की वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड करोगे तो ये 46। ठीक है, यहां से आप, चूंकि हमें P की वैल्यू निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से R को साइड कर देता हूं। तो
आर की वैल्यू अगर निकालो आप तो ये कितना हो जाएगा P माइनस का 46। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि तीनों चूंकि एक ट्रायंगल के तीन अलग अलग एंगल्स हैं तो इनका सम जो होगा P प्लस क्यू प्लस आर ये 180 डिग्री आएगा, इनका योगफल। अब देखो P को तो हम एज इट इज P ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, P के जगह पर मैंने P ही ले लिया। Q के जगह पर हमें P के रेस्पेक्ट में कुछ लिखना होगा तो आप देखोगे कि यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालता हूं तो ये P माइनस का 20 आएगा, तो मैं Q के जगह पर क्या लिख दूंगा, P माइनस का 20। ऐसे ही R की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा P माइनस का 46 और ये हो गया 180। तो यहाँ से 3P और माइनस का 66 इसकी वैल्यू 180 आ गया, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगा, ये देखोगे 6 और 18 और 6 24 246/3, तो ये 3 8 24 और 3 दूना 6 यानी कि 82। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दोनों सर्वांगसम हैं, इस तरीके से सर्वांगसम है, ए बी की वैल्यू और बी इतना है ए इतना है, तो कौन सा सही होगा। देखो सबसे पहले तो ये है आपका ए बी सी, मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एक ट्रायंगल हो गया, सॉरी कोई बात नहीं, चलो मैं इसको हटा ही देता हूं, यहां पे एक ट्रायंगल बना लेता हूं। अब आप देखोगे कि ये हो गया ए बी और सी और ये एफ डी ई लिखा है, तो ये एफ डी और ई यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। इसमें ए बी 17 है तो आप बोलोगे कि ए बी हो गया 17, एंगल बी जो है दिस इज 52 डिग्री एंड ए इज 95, राइट। अच्छा अब सी निकालोगे तो पहले 180 में से माइनस कर दो इन दोनों के सम को, तो ये 5 और 2 7 और 9 5 14, तो यहाँ पर बच कितना गया 33 बच गया, और इसके लिए तो ये 33 हो गया, ठीक है 33 डिग्री। अब देखो आप क्या बोल रहा है, ए बी 17 हो गया, बी हमने लिख लिया। अब इनमें से कौन सा सही है, देखो क्या डी एफ की वैल्यू यहां से अगर मैच कराओगे तो ये 17 हो गया, ये 95 हो गया, ये 52 हो गया और ये कितना हो गया 33 हो गया, यही बात है ना। अब आप देख लो डी एफ 17 है, डी एफ 17 है, डी 33 है, डी 33 नहीं है यानी ये गलत, डी ई 17 है, डी ई ही 17 नहीं है तो ये गलत। यहां पर देखो डी ई 17 है, फिर से गलत, डी एफ 17 और ई 33, डी एफ 17 और ई 33 यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 70 का। 71 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा भुजाओं को दर्शाता है, मैंने बोला था कि हालांकि देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम बी को सही उत्तर लगा सकते हैं 5 12 13, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है अगर आपको याद हो तो, ट्रिपलेट इन द सेंस जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिक बोलते हैं शायद, पाइथागोरियन त्रिक। ठीक है, तो पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला जिस पर सेट हो जाए, यानी कि जिसमें बेस स्क्वायर और प्लस हाइट स्क्वायर, ये आपके बेस स्क्वायर प्लस हाइट ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एच स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये तीनों नंबर जो होंगे जो पी बी और एच के वैल्यू होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये ट्रिपलेट ही है तो डायरेक्ट इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके द्वारा एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही जाएगा, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही सही हो गया। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम वही ट्राई करते, किसी एक की वैल्यू को चेक करते, जैसे मान लो इसको चेक करना होता तो हम बोलते कि देखो, हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पर समकोण दिया भी है, देखो यहाँ पे राइट एंगल दे दिया है, राइट एंगल दे दिया है, तब तो आप डायरेक्ट यही दो छोटे जो वैल्यू हैं, जैसे इसमें 5 और 10 छोटा है 12 सबसे बड़ा है, तो मैं बोलता 12 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर और प्लस 10 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं चेक करो, अगर नहीं आ रहा है तो गलत हो गया, आ रहा है तो सही हो गया। चूंकि हमें ट्रिपलेट याद था तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बी पे टिक कर दिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विषम बाहु कोण के त्रिभुज के कोण है। विषम बाहु का मतलब क्या होता है आपका, स्केलिन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों ही एंगल, लेट से एंगल ए एंगल बी एंगल सी हैं, तो तीनों ही क्या हो अलग अलग हो, यानी कि किसी की वैल्यू सेम ना हो, उसको हम बोलते हैं, किन्हीं भी दो की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, उसको हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, यानी विषम बाहु। यहाँ पर देखो कि दो वैल्यू सेम हो गया, यहाँ पर भी दो सेम हो गया,
और यहाँ पर भी 2 सेम हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे अलग अलग है 72 के डी। 73 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, बताओ। ऐसा एक ही त्रिभुज में पॉसिबल होता है कि तीनों ही माध्यिकाएं बराबर हो जाएं, वो समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। एबी, बीसी और एसी के मिड पॉइंट ऐसे दिए गए हैं, तो डीईएफ की सर्वांगसम किसका सर्वांगसम नहीं होगा डीईएफ। देखो एक ट्रायंगल है, पहले तो मान लो ये वाला, इसमें इसका नाम भी दे रखा है अपना ए, बी और सी, और यहाँ पर मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इनके, ठीक है। डीईएफ, तो ये हो गया डी, ई और ये एफ, ये ई है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनको मिला दो, और हमने मिला दिया। अब आपको क्या बोला कि डीईएफ जो है वो इनमें से किसके सर्वांगसम नहीं होगा, यानी कि किसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। पहला है ए डी एफ, देखो ए डी एफ, दूसरा है ए बी सी और ई सी एफ, ई ई सी और एफ, और यहां पर बी डी ई, बी डी ई। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे में जो ट्रायंगल बनता है ये सभी 4 बराबर हिस्सों में बांटता है पूरे ट्रायंगल को। यानी कि ये मान लो अगर x होगा तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो ये सारे तो छोटे वाले सारे ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गए। जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा वो बड़ा वाला, क्योंकि इसका साइज ही बड़ा है इससे, तो डेफिनेटली चूंकि इससे इसका साइज बड़ा है एबीसी का, तो वो इसके कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होने वाला है। इसके समरूप हो सकता है, यानी कि सिमिलर हो सकता है, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सर्वांग सम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी सही होगा, एबीसी। अगला सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की समद्विबाहु है, यानी कि आइसोसेलेस है, ठीक है, दो ट्रायंगल यहाँ दो साइड सेम होंगे, तो यहाँ पर एक 6 है और एक 12 है, तो तीसरी भुजा कितनी हो सकती है। सबसे पहले अगर 6 और 12 है तो तीसरी भुजा क्या होगी। देखो मान लो ये 6 है, ये 12 है, तो चूंकि ये समबाहु है तो ये इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, यानी कि या तो ये 6 होगा या 12 होगा। तो इसके अनुसार ये दोनों तो कट गए। अब 6 और 12 में कंफ्यूजन है कि कौन होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, तरीका वही है कि तीसरा साइड मान लो अगर x है, तो उसकी वैल्यू इन दोनों के सम से, यानी कि 12 और 6 18 से क्या होनी चाहिए, छोटी, लेकिन बड़ी होनी चाहिए इनके डिफरेंस से, यानी कि 12 माइनस 6, तो 6 से बड़ा होना चाहिए और 18 से छोटा। तो देखो 6 तो नहीं हो सकता है, अब 6 नहीं हो सकता है तो 12 ही बच गया, ठीक है। और ऐसे भी 6 और 18 के बीच में 12 आता है। अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है, आपको सॉल्यूशन पसंद आया दोस्तों, तो आप जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल जो है एनके मैथ्स, इसको सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और अभी मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई होप कि आप सबका साथ मिलेगा और आप लोग वीडियो को और चैनल को अच्छे से सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और साथ में कमेंट भी करोगे, ठीक है, ताकि मैं ऐसे और वीडियो डे बाय डे और डेली बेसिस पे लाता रहूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल विल बी। देखो बहुत आसान सवाल है, और ये सारे थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको थ्योरम्स नहीं पता होंगे तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये कह रहा है कि दो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया, मान लो दो एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर दो, मान लो एक मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया एल्टीट्यूड, एक इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, और दोनों ही एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या है, सेम है, ये एल्टीट्यूड इसके बराबर है। तो अब ये ट्रायंगल एबीसी जो है वो किसके बराबर, मतलब कौन से टाइप का हो सकता है। अब देखो आपको हमेशा याद रखना है, अगर तीनों ही एल्टीट्यूड, मान लो मैंने यहां से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तीनों एल्टीट्यूड अगर समान हो जाते तो माध्यिका जैसा हो जाता और ये बन जाता इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि समबाहु। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दो ही सेम है, तो ये आइसोसेलेस बनेगा आपका। आइसो का मतलब दो साइड सेम, यानी कि ये हो गया आपका सम द्विबाहु। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी या सी, जिसमें भी है वो सही हो गया। सॉरी, विषम बाहु पे मैंने ट्रिक चिन्ह लगा दिया, 1 मिनट।
ये नहीं होगा। समद्विबाहु का मतलब ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर बोला गया है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ए इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड सच दैट एक्स ए इक्वल टू वाई ए, और ये सब दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये मैंने प्यारा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। नाम अपना क्या है, एक्स वाई और जेड। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड। एक्स वाई जेड में बोल क्या रहा है कि देखो वाई जेड पे ए एक पॉइंट है, तो मान लो ए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, और एक्स ए और वाई ए सेम है, तो मैंने यहां से एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया। आपको ये बोला गया है कि ये और ये सेम है, वाई ए और एक्स ए सेम हो गया। अच्छा, एक्स वाई ए 50 डिग्री है, एक्स वाई ए ये जो एंगल है ये कितना है, 50 डिग्री। और ये कह रहा है कि एक्स ए एक्स जेड, ए एक्स और जेड यानी कि ये कितना है, 19 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स जेड ए, एक्स जेड और ए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान ही सवाल है। कैसे आसान है, देखो सबसे पहले तो ये चीज याद रखो कि अगर किसी भी ट्रेंगल में दो साइड सेम हो जाए, लेट से दिस इज अ ट्रेंगल और यहाँ पर दो साइड सेम हो गया, तो इनके सामने के एंगल भी सेम होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और इस फॉर्मूले के तहत मैं बोलूंगा चूंकि ये साइड इसके बराबर है, तो इनके सामने के एंगल यानी ये 50 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है। अब देखो जैसे ही ये पूरा एंगल तो अब हमें पता चल गया, 50 और 19 कितना हो गया, 69। और ये भी पूरा पता ही है और ये हमें बताना है। तो 180 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को प्लस करो पहले। 50 और 6 5 11 यानी 119 को माइनस करो, तो ये आ जाएगा। देखो अगर ये 120 होता तो 60 आ जाता, लेकिन 60 120 अगर होता, 119 आया, 6 5 11, 5 और 1 6, 69, तो 119 आ गया। तो ये एक आ गया और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 6। ठीक है, ये 7 था, 7 में से 1 गया तो 6, तो 61 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो गया। ठीक है, 81 जो है उसका जो राइट आंसर हुआ वो हो गया आपका ऑप्शन बी। और इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। और ट्रेंगल के जितने भी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े भी हैं, तो वो बहुत से ज्यादा आसान क्वेश्चन थे या बहुत ज्यादा रिपीटेड, जैसे इसी वीडियो में मैंने जिस टाइप के 2 3 करा दिया वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने स्किप करने की कोशिश की है, खास करके जो बहुत जिससे ज्यादा आसान है उसको मैंने स्किप किया है। और ट्रेंगल के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। अब मैं सर्कल के वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। बाकी आपकी क्या आ, राय है वो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और तब जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।